हिस्ट्री के पन्नों में कुछ कहानियां सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं होती, वे हिम्मत और एक लेजेंड के बनने के बारे में होती हैं। ये कहानी है हर्षवर्धन की, जो पुष्यभूति डायनेस्टी में पैदा हुए थे। एक ऐसी फैमिली जो बहादुरी के लिए जानी जाती थी। उनके पिता प्रभाकर वर्धन थानेसर पर रूल करते थे। हर्ष अपने भाई राज्यवर्धन की स्ट्रेंथ और बहन राज्यश्री की काइंडनेस से सीखते थे। थानेसर का पैलेस बहादुरी और कल्चर से भरा था। हर्ष वॉरियर और आर्टिस्ट दोनों थे। उनके शुरुआती साल स्ट्रेंथ और विजडम को क्वाइटली इकट्ठा करने में बीते। लाइफ प्रेडिक्टेबल लग रही थी, लेकिन किस्मत का स्क्रिप्ट अलग था। एक तूफान उमड़ रहा था जो उनकी दुनिया बदल देगा। जल्द ही एक पूरे एम्पायर का बोझ हर्ष के कंधों पर आ जाएगा। हर्ष के लिए किस्मत ट्रेजेडी में लिपटी हुई आई। उनके पिता बहुत बीमार पड़ गए। हर्ष और राज्यवर्धन घर भागे, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों पेरेंट्स को खो दिया। राज्यवर्धन किंग बने, लेकिन दुख फिर आया। राज्यश्री के पति को मालवा के देवगुप्त ने मार डाला और राज्यश्री को कैद कर लिया गया। राज्यवर्धन गुस्से से भरे हुए उन्हें बचाने के लिए मार्च पर निकल पड़े। हर्ष को चार्ज में छोड़कर उन्होंने मालवा को हराया, लेकिन गौड़ा के शशांक ने उन्हें धोखा दिया और मार डाला। थानेसर लीडरलेस रह गया। उसकी प्रिंसेस कैप्टिव थी। दुश्मन सेलिब्रेट कर रहे थे। इस अंधेरे में सबकी निगाहें 16 साल के हर्ष पर थीं। सिंहासन, जो कभी उनकी डिजायर नहीं था, उनका बोझ बन गया। दुश्मनों और नुकसान से घिरे हुए उन्हें रातों रात किंग बनना पड़ा। लड़का चला गया था। एक रूलर का जन्म हुआ। हर्ष की एम्परर के रूप में जर्नी जीत में नहीं, बल्कि उनके परिवार की राख में शुरू हुई। एक एम्पायर का भाग्य अब उनके कंधों पर टिका था। हर्ष की लेजेंड शुरू हो चुकी थी। ताज हर्ष के यंग सिर पर भारी लग रहा था। अपने परिवार का शोक मनाते हुए उन्होंने राज्यश्री को बचाने और अपने भाई का बदला लेने की कसम खाई। राज्यश्री विंध्य के जंगलों में खो गई थी, लेकिन हर्ष ने दिवाकर मित्र की मदद से उन्हें बचा लिया। दोनों फिर से एक हुए और दुख उनकी स्ट्रेंथ बन गया। हर्ष ने शशांक के खिलाफ अलायंस बनाए और लगातार कैंपेन चलाया। उन्होंने बंगाल और मगध के हिस्से जीतकर अपनी कसम पूरी की। पुष्यभूति डायनेस्टी रिस्टोर हुई और हर्ष की लेजेंड शुरू हुई। वह लड़का जिसने सब कुछ खोया था, वही किंग बना जिसने उत्तर को यूनाइट किया। हर्ष का युग सचमुच शुरू हो गया था। अपने परिवार का बदला लेने के बाद हर्ष ने एक बड़े गोल पर ध्यान दिया, उत्तरी भारत को एकजुट करना। उन्होंने सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी और पीस के लिए कैंपेन चलाए। उनका झंडा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और ओडिशा में फैल गया। हर्ष ने मिलिट्री ताकत और डिप्लोमेसी दोनों का इस्तेमाल किया, अलायंस बनाए और प्रोटेक्शन ऑफर की। वह सकलोत्तर पथनाथ बन गए, उत्तर के लॉर्ड पैरामाउंट। उनका एम्पायर हिमालय से नर्मदा तक, पश्चिम के रेगिस्तान से पूर्व में असम तक फैला हुआ था। हर्ष को जो बात अलग बनाती थी, वह थी उनके विजय के बाद आई शांति और समृद्धि। उन्होंने एक न्यायपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया, स्टेबिलिटी और वेलफेयर को बढ़ावा दिया। हर्ष के शासन ने कई सालों के क्याओस के बाद एकता का एक युग लाया। वह सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे, बल्कि एक नए ऑर्डर के निर्माता थे। एक फ्रैगमेंटेड लैंड के टूटे हुए टुकड़ों को एक शक्तिशाली किंगडम में बदल दिया गया। उनके लीडरशिप में उत्तरी भारत ने एक सुनहरा युग में प्रवेश किया। हर्ष का विजन रियलिटी बन गया था। उत्तर के एकजुट होने के बाद हर्ष की एम्बिशन दक्षिण की ओर मुड़ी। नर्मदा के पार चालुक्य किंगडम था, जिस पर पुलकेशिन डीबू रूल करते थे। इन दो टाइटन्स के बीच टकराव इनेविटेबल था। हर्ष दक्षिण की ओर मार्च किए। उनकी आर्मी विशाल और कॉन्फिडेंट थी। पुलकेशिन, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, नर्मदा के किनारे उनसे मिले। लड़ाई भयंकर थी। दक्कन का इलाका चालुक्यों के फेवर में था। हर्ष के हाथी लड़खड़ा गए और उनका एडवांस रुक गया। पुलकेशिन की जीत एहोल इंस्क्रिप्शन में अमर हो गई। पहली बार हर्ष ने हार का स्वाद चखा। उन्होंने नर्मदा को अपनी दक्षिणी सीमा के रूप में स्वीकार किया। रिसोर्सेज वेस्ट करने के बजाय उन्होंने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने पर ध्यान दिया। इस हार ने हर्ष की विजडम को रिवील किया।
यह जानना कि कब लड़ना है और कब बनाना है, उत्तर उनका ही रहा और उनकी लेगेसी बनी रही। अपनी जीत के बाद हर्ष ने अपनी कैपिटल कन्नौज में शिफ्ट कर दी, जो उनके एम्पायर का हार्ट था। कन्नौज फला फूला, पॉलिटिक्स, कल्चर और ट्रेड का सेंटर बन गया। हर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट और कंपैशनेट था। उन्होंने एम्पायर को प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया। हर एक को ट्रस्टेड ऑफिशियल्स द्वारा मैनेज किया जाता था। रेवेन्यू सिस्टम फेयर था, जिसमें टैक्स आर्मी, ऑफिशियल्स और पब्लिक वर्क्स को सपोर्ट करते थे। हर्ष ने हॉस्पिटल्स, रेस्ट हाउसेस और रोड्स बनवाए, गरीबों और बीमारों की देखभाल की। वह एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते थे, खुद को अपने लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाते थे। लॉ और ऑर्डर मेंटेन किया गया और शांति बनी रही। उनके शासन ने पुरानी ट्रेडिशंस को नए इनोवेशन के साथ मिलाया। कन्नौज ग्लोरी में प्राचीन पाटलिपुत्र को टक्कर देता था। हर्ष का शासन स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी से मार्क किया गया था। वह एक कॉन्करर के साथ साथ एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। हर्ष के अंडर एम्पायर फला फूला। हर्ष की स्पिरिचुअल जर्नी उनकी पॉलिटिकल जर्नी जैसी ही थी। शैव धर्म में पले बढ़े वह शिव के प्रति समर्पित थे, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते थे। बौद्ध भिक्षुओं और राज्यश्री से मुलाकातों ने उनकी सोच को बदला। कंपैशन और नॉन वायलेंस की शिक्षाओं ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। हर्ष ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन उनका संरक्षण बौद्ध धर्म की ओर शिफ्ट हो गया। कन्नौज की सभा ने बौद्ध बहस को बढ़ावा दिया और वेनसांग का सम्मान किया। हर्ष ने जमीन के साथ साथ दिलों को भी एकजुट किया। हर्ष के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा चीनी बौद्ध भिक्षु वेनसांग से आता है। वेनसांग ने पूरे भारत की यात्रा की, नालंदा में पढ़ाई की और हर्ष के शासन का डॉक्यूमेंटेशन किया। उन्होंने हर्ष को मेहनती, न्यायप्रिय और अपने लोगों के प्रति गहराई से समर्पित बताया। हर्ष अपना दिन शासन और धार्मिक कर्तव्यों के बीच बांटते थे। वेनसांग ने भव्य सभाएं और चैरिटी के फेस्टिवल्स देखे, जहां हर्ष ने सभी धर्मों को उदारता से दान दिया। कन्नौज एक शानदार, समृद्ध शहर था। शिक्षा और संस्कृति फली फूली। नालंदा यूनिवर्सिटी हर्ष के संरक्षण में विकसित हुई। ह्वेनसांग के खाते उस युग का एक विविड, बैलेंस्ड व्यू पेश करते हैं। जब ह्वेनसांग चीन लौटे तो हर्ष ने उन्हें उपहारों और एक एस्कॉर्ट के साथ सम्मानित किया। ह्वेनसांग के लेखन इतिहासकारों के लिए एक खजाना बन गए, जिन्होंने हर्ष के स्वर्ण युग को संरक्षित किया। ह्वेनसांग के माध्यम से हर्ष की विरासत भारत से कहीं आगे पहुंच गई। हर्ष सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे, वह एक मैन ऑन लेटर्स भी थे। उन्होंने 3 प्रसिद्ध संस्कृत नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये काम, रोमांस, हास्य और बौद्ध थीम से भरे हुए उनकी कलात्मक आत्मा को दर्शाते हैं। नागानंद उनकी मास्टरपीस सेल्फ सैक्रिफाइस और कंपैशन की कहानी कहती है, जो बौद्ध आदर्शों को दर्शाती है। हर्ष का दरबार कवियों और विद्वानों के लिए एक हेवन था, जिनमें बाण भी शामिल थे, जो हर्षचरित के लेखक थे। उनके संरक्षण में साहित्य और संस्कृति फली फूली। अपने बिजी शासन के बावजूद हर्ष को कला और फिलॉसफी के लिए समय मिल जाता था। उनके नाटक आज भी अपनी एलिगेंस और डेप्थ के लिए सराहे जाते हैं। हर्ष की विरासत सिर्फ एम्पायर में नहीं, बल्कि उस कल्चर में भी जीवित है जिसे उन्होंने पोषित किया। उन्होंने साबित किया कि सच्ची महानता शक्ति को रचनात्मकता के साथ मिलाती है। हर्ष का स्वर्ण युग उतना ही विचारों के बारे में था जितना कि सेनाओं के बारे में। हर महान कहानी का अंत होता है, और हर्ष के शासन का भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक शासन किया, उत्तरी भारत में एकता और समृद्धि लाई। लेकिन उनका साम्राज्य उनके पर्सनल लीडरशिप पर निर्भर था। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु बिना किसी एयर के हो गई। मजबूत केंद्रीय अथॉरिटी रातों रात गायब हो गई। स्थानीय शासकों ने स्वतंत्रता का दावा किया और साम्राज्य फ्रैगमेंटेड हो गया। हर्ष ने जो एकता बनाई थी वह केओस में घुल गई।
उनके मंत्री अर्जुन ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, कन्नौज को उथल पुथल में डाल दिया। एक यूनिफाइड उत्तर का सपना हर्ष के साथ मर गया। भारत राजनीतिक अस्थिरता और अंधेरे के दौर में प्रवेश कर गया। पतन ने मोनार्क सेंट्रिक एम्पायर्स की फ्रेजिलिटी को रिवील किया। हर्ष का निधन एक युग के अंत का प्रतीक था। 14 सदियों बाद भी हम हर्ष को क्यों याद करते हैं? उनकी कहानी रेजिलियंस, जस्टिस और यूनिटी की है। हर्ष ने दुख को उद्देश्य में बदलकर देश को एकजुट किया। उनका शासन कल्चर, आर्ट और एजुकेशन का स्वर्ण युग था। नालंदा को ज्ञान का प्रतीक बनाया, नाटक लिखे। उनकी कहानी अंधेरे में एक रोशनी है, हर समय के लिए एक लेजेंड।